वी लिव इन अ 21st सेंचुरी इंटरनेट वर्ल्ड। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कोई भी खबर, कोई भी जुर्म, कोई भी तस्वीर हमारे कानों में तभी पड़ती है जब वो वायरल होती है। तभी हम उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करते हैं जब वो हमारी नज़रों के सामने बार बार आती है। इम्पॉर्टेंटली वो हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर, टीवी की स्क्रीन पर या लैपटॉप की स्क्रीन पर आती है। क्योंकि असलियत में जब वो हमारी आंखों के सामने आती है तो हम सिर्फ चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं या फिर पूरी तरीके से अंधे हो जाते हैं। क्योंकि आज का ये केस हमें यही सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या जब तक कोई खबर वायरल ना हो, जब तक कोई खबर हमें हमारे मोबाइल में ना दिखे, तब तक वो कोई खबर नहीं है, वो कोई जुर्म नहीं है। तब तक हम सिर्फ कुछ नहीं करेंगे और बैठकर सारा तमाशा देखेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एट रे। कम ऑन, लेट्स सिट इन द डार्क एंड हैव लाइट ऑन उज्जैन स्टूडेंट केस। तो बात हो रही है वायरल होने की। 25 सितंबर 2023 को भारत उज्जैन से एक वीडियो वायरल होता है और इतना वायरल होता है कि जिसने भी इस वीडियो को देखा वो सब चौंक गए, स्तब्ध रह गए। एक 12 साल की मासूम बच्ची सड़क पर एक ऐसी हालत में चल रही थी जिस हालत में उसे देखकर शायद सबको तरस आ जाना चाहिए था। पर उस वीडियो में जितने भी लोग उस तस्वीर में दिखाई दिए, उस वीडियो में दिखाई दिए, उनमें से किसी को भी तरस नहीं आया उस 12 साल की मासूम बच्ची को जिसकी हालत बद से ज़्यादा बदतर थी। शी वॉज हेल्पलेस, शी वॉज इन पेन, शी वॉज ब्लीडिंग एंड शी वॉज स्कैर्ड एंड हेल्पलेस। उसके ये सारे इमोशंस, उसका ये सारा दर्द और उसका वो खून हमें सिर्फ तस्वीर में नज़र आ रहा था, क्योंकि असलियत में जिस भी लोगों के सामने से वो गुजरी थी उन्हें वो नज़र नहीं आया। तो असल में हुआ क्या था, वो बच्ची उन सड़कों पर पहुंची कैसे और वो लोग शांत क्यों खड़े थे। तो ये सब शुरू हुआ था 24 सितंबर 2023 की एक मिसिंग रिपोर्ट से, जो सतना मध्य प्रदेश के जयद्वारा गांव में दर्ज की गई थी। तो 12 साल की ये बच्ची जयद्वारा के उस गांव में अपने पिताजी, अपने दादाजी और अपने बड़े भाई के साथ एक कच्चे मकान में रहती थी, जिसकी एक गुमशुदगी रिपोर्ट थी। माँ के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन इस बच्ची का ख्याल उनके दादाजी रखा करते थे। और ये बच्ची 8th क्लास में पढ़ती थी और हर रोज़ स्कूल जाना और स्कूल से लगभग 4:30 बजे तक वापस आ जाना इसका डेली रूटीन हुआ करता था। तो ये पैदल अपने बाकी दोस्तों के साथ स्कूल जाती थी। शी वॉज एवरेज इन स्टडीज़, बट दैट डजंट मीन शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हर स्टडीज़। शी वॉज, एंड इन फैक्ट शी वॉज क्वाइट सीरियस। इसीलिए 24 सितंबर 2023 को वो अपने स्कूल की तरफ से होने वाले किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत अपने कुछ दोस्तों के साथ स्कूल के बाहर गई हुई थी उस एग्ज़ाम को देने के लिए। बट अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है और वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाती। अब होना ये चाहिए था कि उसे वापस घर आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो घर नहीं लौटी, या लौटी तो वापस वो उन उज्जैन की सड़कों पर कैसे पहुंची इस बारे में कोई प्रॉपर जानकारी अभी तक तो नहीं है। लेकिन जो बात थी वो थी उसकी एब्सेंस। 4:30 बजे तक घर पर लौट आने वाली बच्ची जो 6:30 बजे तक भी नहीं लौटे, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एब्सेंस घर के लोगों को पता लगनी थी। ऐसा ही हुआ। उस बच्ची के दादाजी को उस बच्ची की एब्सेंस पता चलती है। वो उसके बारे में इधर उधर पूछना शुरू करते हैं, घर में ढूंढना शुरू करते हैं, पर वो बच्ची उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि उस बच्ची के साथ गए हुए जो बाकी बच्चे थे वो भी अपने अपने घर लौट आए थे। जब ये चीज़ दादाजी को पता चली तो वो डर गए और वो सीधा पुलिस स्टेशन गए एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने के लिए। पुलिस स्टेशन जाते वक्त जब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने इस प्रोटोकॉल का हवाला दिया कि 24 घंटे से पहले वो किसी मिसिंग रिपोर्ट को दर्ज नहीं करेंगे। जब 24 घंटे हो जाएंगे तो उस बच्ची की रिपोर्ट को दर्ज करेंगे और उसके बाद ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये कहकर उन्हें पुलिस स्टेशन से घर भेज दिया गया। अब पुलिस के पास तो प्रोटोकॉल थे और समय था 24 घंटे के बाद का, तब कार्रवाई शुरू की जाएगी। लेकिन दादाजी के पास तो ना ही समय था और ना ही कोई प्रोटोकॉल था, और उन्हें पता था कुछ तो गलत हुआ है, तभी उनकी बच्ची घर पर नहीं है। इसीलिए वो घर पर नहीं बैठे, उन्होंने ढूंढना शुरू किया। जहाँ जहाँ वो ढूंढ सकते थे वहाँ वहाँ वो ढूंढना शुरू कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें वो बच्ची कहीं नहीं मिली। एंड एट लास्ट 25 सितंबर को वो दोबारा से पुलिस स्टेशन गए रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर भी ली। पर उन्हें क्या पता था कि उस केस से, उस बच्चे से जुड़ी ऑलरेडी एक और रिपोर्ट किसी और थाने में दर्ज हो चुकी है कुछ घंटों बाद, और वो थाना था महाकाल थाना, उज्जैन।
पर वहाँ पर उस बच्चे की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। इनफैक्ट वहाँ एक एफआईआर दर्ज होने वाली थी, वो भी उस बच्चे के साथ हुए उस दुष्कर्म के लिए। पर अब सवाल ये था कि वो 12 साल की मासूम बच्ची सतना से उज्जैन की उन सड़कों पर कैसे पहुंची। फिलहाल ये एक सवाल है जिसकी कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 8 किलोमीटर तक वो लड़की पैदल चली, उस दर्द में, उस खून में, उस चोट में, आधे अधूरे कपड़े, नंगे पाँव, 2.5 घंटे तक वो रोड पर चली। और इन 2.5 घंटों में न जाने कितने सारे लोगों की नज़रें उस पर पड़ी होंगी, कितने सारे घर, कितने सारे स्टॉल्स, कितने ढाबे, कितनी दुकानें, और हाँ, टोल बूथ भी। इन सब लोगों में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। हाँ, चंद पैसे दिए उसे, पैसे दिए पता नहीं क्या सोचकर, पर जो नहीं दिया वो थे कपड़े जो कि उसके शरीर को ढक सकें, उसके जख्मों पर मरहम जो उसे लगा सकें। ऐसा कुछ भी किसी ने भी नहीं दिया। सब लोग सिर्फ उसे देखते रहे। वो मदद मांगती रही और लोग उसे भगाते रहे। कितने सारे लोग जिनकी निगाह उस पर पड़ी और उस बच्ची ने अपनी उन आंसू भरी निगाहों से उनसे हेल्प मांगी, पर सब ने सिर्फ अपनी आंखों को बंद कर कर अपने मुंह को मोड़ लिया उस बच्ची से। लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ती रही। जितने ज़्यादा उसने कदम बढ़ाए उतने ही दर्द में उसने लोगों से मिन्नतें की। लोगों को उसकी मिन्नतें समझ नहीं आई, उसके आंसू समझ नहीं आए, उसका दर्द नहीं दिखाई दिया। पर क्या लोगों को उसकी हालत भी दिखाई नहीं दे रही थी? वो लिटरली अनड्रेस थी। उसने नीचे वाले पोर्शन में कुछ भी नहीं पहना हुआ था, जहाँ से उसका खून भी रिस रहा था। कोई बेवकूफ़ भी अगर देखेगा तो उसे पता लग जाएगा कि इस बच्ची के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। बट हमारा वो समाज जिसके सामने से वो लड़की निकल रही थी वो बस चुप था। एंड एट लास्ट बादनगर रोड पर डांडी आश्रम के आचार्य राहुल शर्मा की निगाह उस पर पड़ी। एंड एट लास्ट किसी एक शख्स ने सच में रुककर उसकी मदद करने के बारे में सोचा। लगभग सुबह के 9:30 बज रहे थे। आचार्य राहुल शर्मा अपने आश्रम से बाहर आते हैं और किसी काम के सिलसिले में वो बस जा रहे थे। और जैसे ही उनकी निगाह उस बच्ची पर पड़ी और जिस हालत में उन्होंने उस बच्ची को देखा, वो बस स्तंभ हो गए। वो भागकर उस बच्ची के पास जाते हैं और अपने खुद के कपड़े उतार कर वो उस बच्ची को देते हैं, जिससे वो अपना शरीर ढक सके। क्योंकि वो देख सकते थे कि पहला तो वो बच्ची खुद कितनी कोशिश कर रही है अपने ऊपर के कपड़ों से अपने नीचे के शरीर को ढकने की, और दूसरा वो कितने दर्द में है। और जिस तरीके से उसका पूरा बॉडी पॉस्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो साफ बता रहा है कि उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। पर अब वो बच्ची इतनी डरी हुई थी कि वो खुद से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और सिर्फ अजीब शब्दों में जवाब दे रही थी। इसीलिए आचार्य राहुल शर्मा ने सोचा क्यों ना बच्ची को पहले अपने आश्रम ले जाकर उससे पहले पूछा जाए, एटलीस्ट जाना जाए कि आखिर उसकी हालत हुई कैसी। यही सोचकर राहुल शर्मा उन्हें अपने आश्रम लेकर आते हैं। वो वहीं उस बच्ची को बिठाते हैं और उसे पूछने की कोशिश करते हैं, पर बच्ची पूरी तरीके से डरी हुई थी। उसके शब्द साफ नहीं थे, उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। शी वॉज डिस्टर्ब एंड स्कैर्ड। इसीलिए आचार्य राहुल शर्मा ने पेन पेपर लेकर भी उसे कुछ लिखने के लिए कहा था कि वो एटलीस्ट कुछ लिख कर तो बता सके कि उसके माँ बाप कहाँ हैं और क्या हुआ है उसके साथ। बट वो लड़की लिखने में भी असफल रही। यहाँ तक कि साइन लैंग्वेज में भी कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो बस डरी हुई थी, काँप रही थी। एट लास्ट पंडित जी ने उससे पूछा क्या वो कुछ खाना चाहती है, एंड दैट वॉज द क्वेश्चन, जिस पर उसने सिर्फ नोट किया और कहा हाँ उसे भूख लगी है। उसके बाद आचार्य जी ने उसके लिए कुछ नाश्ता मंगवाया और इसी बीच में उन्होंने पुलिस को भी कॉल कर दिया था और उस बच्ची के बारे में जानकारी दे दी थी। और लगभग 25 मिनट के बाद पुलिस वहाँ पर पहुँच भी जाती है। और जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँची थी वो इस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। एंड हॉस्पिटल में मेडिकल एग्जामिनेशन से ये बात सच हो गई थी कि उस बच्ची के साथ सच में ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है। और ना ही सिर्फ ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है, उसको बहुत गहरी चोटें भी दी गई हैं, जिससे उस बच्ची की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उस हॉस्पिटल में उस बच्ची को रखा ही नहीं जा सकता था। उसे तुरंत डायरेक्ट इंदौर के एक बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया। पुलिस टीम और वो बच्ची इंदौर के उस हॉस्पिटल में पहुंचती है और पुलिस को टाइम भी नहीं मिलता एफआईआर दर्ज करने का। उससे ही पहले प्रोसीजर शुरू कर दिया जाता है उस बच्ची को बचाने का, क्योंकि अब हालत हद ज़्यादा ख़राब हो रही थी। खैर उसे मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और अब पुलिस शुरू करती है अपनी कार्रवाई की आखिरकार जानने की वो बच्ची वहाँ उन सड़कों पर पहुँची कैसे, उसके साथ ही सब कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और इन्वेस्टिगेशन बहुत टाइट होने वाली थी। 28 पुलिस ऑफिसर की स्पेशल यूनिट बनाई जाती है और यही 28 पुलिस ऑफिसर लगातार 4 रातों तक इस केस पर काम करते हैं और लगभग 700 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है फाइंड करने के लिए इस बच्ची के पूरे रूट को।
कि सताना से बात न कर तक पुलिस इस बच्ची के सारे फुटस्टेप को फॉलो करने लगी और इस बीच में उन्होंने देखा कि लगभग 7 बजे बच्ची को तिरुपति ट्रांस रेसिडेंट कॉलोनी के बाहर छोड़ा। नहीं, पुलिस को ये लीड मिलती है। अब उनका पहला टारगेट था ये ऑटो वाला और बहुत जल्द पुलिस ऑटो वाले को ढूंढ भी लेती है जिसका नाम था राकेश मालवीय। पुलिस इससे जांच पड़ताल करना शुरू करती है और इस ऑटो की भी अच्छे से जांच की जाती है और उस ऑटो के अंदर सच में खून के धब्बे मिलते हैं, वही धब्बे जो उस बच्ची के थे। पुलिस ने जब इस ऑटो चालक से इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की, तो राकेश मालवीय ने ये बताया कि उसने इस बच्ची को जीवन कैदी से बिठाया था। वहाँ से जब उसने इस बच्ची को बिठाया तो इस बच्ची की हालत ऑलरेडी ख़राब थी। उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे तो उसने खुद अपनी खाकी शर्ट जो उसने पहन रखी थी वो इस बच्ची को दी ताकि वो अपना बदन ढक सके। साथ ही ये बच्ची डरी हुई थी, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और टूटे फूटे शब्दों में जो वो कह रही थी वो सिर्फ ये था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसे दर्द हो रहा है या ऐसा ही कुछ। खैर, राकेश को वो बातें समझ तो नहीं आई, लेकिन लगभग 100 मीटर चलने के बाद उसने उसे वहीं तिरुपति ट्रांस रेसिडेंट कॉलोनी के बाहर छोड़ दिया, ये सोचकर कि शायद ये बच्ची आगे इसके बाद चली जाएगी जहाँ वो रहती होगी। क्योंकि राकेश को ऐसा लग रहा था कि अगर इस बच्ची के साथ सच में कुछ बुरा हुआ होगा और अगर वो उसकी हेल्प करेगा तो हो सकता है मे बी इन फ्यूचर बात उस पर आ जाए। तो इस सब चीज़ों से, सारे झंझटों से पीछे छुड़ाने के लिए राकेश ने उसे वहाँ छोड़ दिया था। और उसके बाद आज जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसकी स्टेटमेंट में ये बात वो कहता है या एक्सेप्ट करता है कि उससे गलती हुई। काश वो उस टाइम पर उस बच्ची को वहाँ ना छोड़कर पुलिस को रिपोर्ट करता। बट खैर, पुलिस ने ऑलरेडी राकेश को आईपीसी की धारा 176 के तहत रजिस्टर कर लिया है। खैर, अब पुलिस ने और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया और देखना शुरू किया कि जो राकेश बता रहा है वो ठीक है भी या नहीं। तो पुलिस को राकेश के स्टेटमेंट के अनुसार जीवन कैदी से पहले की सारी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना पड़ा और इस बीच में पुलिस ने देखा कि राकेश के ऑटो में बैठने से पहले उस बच्ची ने लगभग 3 और ऑटो ड्राइवर से हेल्प मांगी थी और ये सब कुछ उज्जैन में लगभग 3 से लेकर 5 बजे के बीच में हुआ था। 2 ऑटो रिक्शा को छोड़कर ये बच्ची तीसरे ऑटो वाले रिक्शा के साथ बैठ जाती है और ये ऑटो रिक्शा उस वक्त के बाद से गायब हो जाता है। फिर ये बच्ची अगले स्पॉट जीवन कैदी पर वहीं दिखती है जहाँ पर राकेश मालवीय ने इसे देखा था। तब इन सब चीज़ों से ये साबित हो गया था कि राकेश जो कह रहा है वो कहीं ना कहीं हद तक ठीक है, लेकिन अब पुलिस के पास एक ऑटो था और इस ऑटो का एक नंबर था जिन्होंने ट्रेस करना था, क्योंकि यही एक आखिरी ऑटो था जिसके अंदर वो बच्ची बैठी थी। ये सब कुछ होने से पहले तो बहुत सारे चांसेस थे किसी ऑटो में उस बच्चे के साथ ही दुर्घटना हुई होगी। अब पुलिस के पास उस ऑटो का नंबर था। ऑटो का नंबर था MP1325-201। इस नंबर प्लेट के साथ पुलिस ने इस ऑटो ड्राइवर को, इस ऑटो को ढूंढना शुरू किया एंड एट लास्ट उन्हें ये ऑटो मिल जाता है। तो ये ऑटो रजिस्टर्ड था राकेश सोनी के नाम पर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो उन्हें पता चला कि ये ऑटो राकेश सोनी का बड़ा भाई भरत सोनी चला रहा था, वो भी 6 महीने से। यानी उस दिन वो बच्ची जिस ऑटो में बैठी थी उस ऑटो को उस दिन भरत सोनी चला रहा था, जो कि एक 38 साल का इंसान था। भरत सोनी वहीं उज्जैन के नानखेड़ा बस स्टैंड पर अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहता था, जहाँ पर उसके पेरेंट्स थे और उसके भैया और भाभी थे। और भरत के कैरेक्टर की बात की जाए तो ही वॉज इम्पल्सिव, शॉर्ट टेम्पर्ड, इसीलिए उसकी काफ़ी सारी लड़ाई झगड़े होते रहते थे। बट आज तक इतना सीवियर क्राइम किसी ने उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसीलिए जब भरत सोनी के पिताजी ने इस छोटी मासूम बच्ची की न्यूज़ को टीवी पर देखा था और उसके बाद उसने अपने परिवार में इसके बारे में बात की थी, तो भरत ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। इनफैक्ट वो ऐसे प्रिटेंड करने लगा कि उसका इस खबर से कोई लेना देना ही नहीं है और वो खुद इस खबर को पहली बार सुन रहा है। I mean, इमेजिन करके देखो हाउ सिक ही इज़ कि उसे अपने इस पूरे कांड का कोई गिल्ट नहीं है एंड इनफैक्ट वो प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है कि उसने सब कुछ नहीं किया और उसका इस पूरी खबर से कोई लेना देना ही नहीं था। खैर, वो ज़्यादा देर तक प्रिटेंड नहीं कर सका क्योंकि 27 सितंबर को पुलिस एट लास्ट भरत सोनी के घर पर पहुंचती है एंड उसे हिरासत में लेती है और उसके बाद शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का वो सिलसिला। पुलिस ने भरत से पूछने की कोशिश की। शुरुआत में वो कुछ बताने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और दबाव से एट लास्ट उसने बोलना शुरू किया कि उसने कब, कहाँ और क्या किया है।
बताया कि वो अपने भाई का ऑटो लगभग पिछले 6 महीने से चला रहा है। उसके पास लाइसेंस नहीं है तो ज़्यादातर ऑटो रात में ही चलाता है और उस दिन भी वो ऑटो रात में ही चला रहा था और सुबह लगभग 5:15 बजे वो अपने ऑटो पर ही था, तब उसे ये छोटी बच्ची नजर आई थी एंड उसने इस बच्ची को अपने ऑटो में बिठाया। के बाद वो उसे लेकर जीवन कैदी के एक रिमोट और आइसोलेटेड प्लेस पर गया, जहाँ जाकर उसने उस बच्ची के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की एंड उसको कम्प्लीटली असॉल्ट करने के बाद वो उसे वहीं छोड़कर भाग गया। फिर अपने घर आकर उसने अपने ऑटो में से अपने भाई का वो स्टिकर निकाला, ऑटो को अच्छे से धोया और बस ये प्रिटेंड करने लगा कि उसने कुछ भी नहीं किया है। पुलिस को जब इसे कुछ पता चला तो वो भरत को लेकर डायरेक्ट उसी लोकेशन पर पहुंचे पूरे क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि अभी तक वो बच्ची बेहोश थी और उसने कुछ भी नहीं बताया था अपनी कंडीशन के बारे में। तो उस बच्ची से अभी तक पुलिस को कोई स्टेटमेंट नहीं मिला था, इसीलिए उनके पास जो इकलौता इंसान था वो भरत सोनी ही था जो उस क्राइम को पूरी तरीके से बता सकता था। पुलिस भरत को लेकर जीवन कैदी के उसी रिमोट आइसोलेटेड प्लेस पर जाती है एंड भरत वहाँ पर पूरी तरीके से इलेबोरेट करना शुरू करता है कि उसने कब कहाँ क्या किया और वो कैसे कैसे उस बच्ची के साथ वहाँ पहुँचा। और पुलिस को वहाँ पर एक कॉन्क्रीट एविडेंस मिल भी जाता है, यानी कि उस बच्ची के शूज़ और उसके लोअर गारमेंट। तो ये बात साफ हो गई थी कि क्राइम यहीं हुआ है, यही वो जगह है और ये सब कुछ करने वाला भरत ही था। लेकिन जब पुलिस भरत को लेकर वहाँ जा रही थी तो शायद उनके बीच में कुछ हुआ था। भरत वॉज ट्राइंग टू एस्केप, वो भागने की कोशिश करने लगा। इसी भागम दौड़ी के बीच में पुलिस और उसके बीच में झड़प हुई और उसे चोट लगी, काफ़ी सीवियर चोट, इतनी सीवियर चोट कि वो डायरेक्ट हॉस्पिटल जाता है और उसका इलाज शुरू होता है। ऑपरेशन सर्जरी से होकर गुजरता है वो। हर चीज़ का भी वीडियो वायरल हुआ था इंटरनेट पर। तो हम वायरल करने में कितने ज़्यादा आगे हैं, खबरों को वायरल करने में, फिर वो चाहे किसी भी सिलसिले से जुड़ी हुई क्यों ना हो। खैर, पुलिस इस केस, FIR और जितने भी एविडेंस थे उनकी चार्जशीट बनाकर कोर्ट जाती है एंड कोर्ट से भरत को लगभग 7 दिन की रिमांड पर पुलिस ने अपने अंडर रखा हुआ है। लेकिन आई थिंक अभी भरत ऑलरेडी सर्जरी में है, उसकी हालत थोड़ी सी सीवियर है, तो जब तक उसकी हालत सुधरेगी तो ऑलरेडी पुलिस को दोबारा से भरत को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट दोबारा जाना होगा। खैर, अभी इस केस के अंदर और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब लेने हैं, जैसे कि वो बच्ची उस सतनाम से उज्जैन की उन सड़कों पर आखिर क्या कर रही थी, उस एग्ज़ाम के बाद वो बच्ची घर पर क्यों नहीं रुकी, वो घर से बाहर क्यों चली गई। बहुत सारे सवाल हैं जो उस बच्ची की तरफ से भी पूछे जाएंगे। तो फिलहाल पॉस्को को लेकर भरत के ऊपर केस चलेगा एंड हम सब जानते हैं कि पॉस्को कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इंडिया में। तो खैर, भरत को तो शायद उसके जुर्म की सज़ा मिलेगी और शायद उन लोगों को भी सज़ा मिलेगी जो इस बच्ची की मदद करने से पीछे हट गए थे। जो भी लोग उस CCTV फुटेज के अंदर नज़र आ रहे हैं जिन्होंने इस बच्ची की हेल्प नहीं की, उन सब लोगों के ऊपर भी पॉस्को के तहत ही चार्ज किया जाएगा। वेल, केस चलेगा, सज़ा मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। पर हमारी सोसाइटी का क्या, उस सोसाइटी का क्या जो बड़े बड़े दावे करती है, उस सोसाइटी का क्या जो सिर्फ इंटरनेट पर बैठ कर बातें करती है? क्या वो इतनी ज़्यादा अंधी हो गई है कि उसे ये सब कुछ नज़र नहीं आता? फिर हम सिर्फ सवाल उठाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, NGOs के ऊपर और हमारे सिस्टम के ऊपर। क्या हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? क्या अब हम सवाल नहीं उठाएंगे भी तो सिर्फ अपने मोबाइल में? क्योंकि रियलिटी तो हम लोगों ने खुद ही देख ली कि हमारी सोसाइटी किस कदम पर चल रही है। और जब इतने सारे लोग हैं जिनके अंदर ह्यूमैनिटी ख़त्म हो चुकी है, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर अभी भी ह्यूमैनिटी बची हुई है, जैसे कि इस केस के अंदर आचार्य जी, साथ ही साथ 2 इंस्पेक्टर जिन्होंने अपना खुद का ब्लड दिया इस बच्ची को बचाने के लिए। साथ ही इस केस के इंचार्ज ऑफिसर ने भी इस लड़की की आगे की पढ़ाई को स्पॉन्सर करने की बात कही है। तो ह्यूमैनिटी अभी भी है और शायद इसी ह्यूमैनिटी की वजह से हमारी अभी की सोसाइटी, हमारा अभी का वर्ल्ड चल रहा है। पर इससे पहले कि ह्यूमैनिटी भी ख़त्म हो जाए और हम लोग कम्प्लीटली इमोशनलेस हो जाएं, आई थिंक हम लोगों को समझने की ज़रूरत है और सोचने की भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ केस। मिलते हैं फिर किसी और केस में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब माय चैनल।